मैं शीतल जी बहुत लंबे समय के बाद आ रहे हैं। शीतल जी बीच में चले गए थे बाहर और आज आए हैं नई ऊर्जा के साथ। मैं शीतल जी 2 चीज़ें आपसे ज़रा समझ लूँ। एक तो ये जाति सर्वेक्षण की बात जिसको राहुल गांधी अब बिल्कुल उसको छोड़ नहीं रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपके दिन अच्छे चल रहे होते हैं तो आप कुछ भी बल्ला चलाएँ वो चलने लगता है बल्ला। कल राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जैसे वो इतनी सटीक बात थी, वो तो उन्होंने रिसर्च करके आए थे कि भाई 90 में से 4 जो सेक्रेटरी हैं वो बैकवर्ड है। लेकिन कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ऐसे ही पूछा कि भाई इसमें से आदिवासी कितने, तो एक भी हाथ नहीं उठा। ओबीसी पे एक फोटोग्राफर का हाथ उठा, बाकी किसी का नहीं उठा। तो वो उन्होंने कहा कि जो मैं बात कह रहा हूँ इट प्रूव्स इट हियर, जो मतलब शेड्यूल ट्राइब इनका कहीं है नहीं। और अगर आप ईमानदारी से देखिए तो ये नहीं है। अंग्रेजी प्रेस में तो बिल्कुल ही करीब करीब नगण्य जीरो है। मतलब वो एक जात विशेष ही उसमें पूरी तरह से है। दूसरी बात मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी आज भी उसकी बात कर रहे थे। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई मुझसे वोट से ज्यादा इसका महत्व यह है कि कम से कम पता तो लगना चाहिए सबको कि किसकी कितनी संख्या है। मैं इसके साथ एक तो इस पे आपसे उत्तर चाहूंगा, एक उत्तर और चाहूंगा। मिजोरम का चुनाव सबसे पहले 7 नवंबर को है। मोदी जी को मिजोरम जाना ही पड़ेगा। मिजोरम की सीमा मणिपुर से लगती है और मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पूरा इलेक्शन कुकी वाले मामले पे लड़ रहे हैं। तो मोदी जी अब मिजोरम में जाके आपको क्या लगता है मणिपुर पे अभी भी बोलेंगे कि अभी उनका जो एक अटल वो है कि मैं मणिपुर पे नहीं बोलूंगा? बोलना तो पड़ेगा कि बिना बोले ही चले आएंगे कि जाएंगे ही नहीं? इस पे भी एक पहले जात की बात कर लें और फिर जरा एक इस पे भी उत्तर दे दीजिएगा, मिजोरम वाली बात। देखिए, हमारे यहाँ ये सवाल है पिछड़ी जातियों की गिनती का सवाल है, दलित और अन्य जातियों की गिनती का सवाल है, सवर्ण की बरक्स में उसकी गिनती का सवाल है। ये सवाल मंडल कमीशन के लागू होने के बाद एक बार फिर से पुनर्जीवित हुआ था और ये लगातार चल रहा था। अब इस चुनाव के आने से ठीक पहले बिहार में चूंकि इसकी शुरुआत की गई, हमारे जो दक्षिणी राज्य हैं उसमें तमिलनाडु में इस चीज को बहुत पहले से उन लोगों ने अंगीकार कर रखा है उनके समाज ने, और वहाँ सामाजिक सुधार के आंदोलन वहाँ और केरल वगैरह में पूरे दक्षिण में ही विभिन्न स्तरों पर विभिन्न तरीकों से विभिन्न लोगों द्वारा अतीत में चलाए गए हैं। उसकी एक जागरूकता वहाँ है, उसका एक चरित्र भी वहाँ के समाज में है। उत्तर भारत में इस तरह का आंदोलन बिहार को छोड़कर बाकी जगहों पर राजनीतिक रूप से तो उपयोग में आया, लेकिन एक आंदोलन के तौर पे नहीं था। लेकिन अगर उसे कोई राष्ट्रीय पार्टी जैसे वो उठा लेती है, जिसको 12.5 करोड़ वोट मिले हैं पिछले चुनाव में, जो इस देश में बहुत वर्षों तक सत्ता में रही है और जो एक लंबे समय तक इस सवाल से बचती रही है, साइड में भागती रही है, गोल मोल जवाब देती रही है, अगर वो स्पष्ट तरीके से उसका शीर्ष नेतृत्व इस सवाल को उठा दे रहा है, इसको एक इशू बनाने में लगा है, अपने 4 में से 3 मुख्यमंत्रियों के बारे में बता रहा है कि वो पिछड़ी जातियों से आते हैं, और उसका जो सबसे लोकप्रिय नेता है वो इस सवाल को आगे कर रहा है, उसमें ईमानदारी भी प्रदर्शित कर रहा है कि हाँ, ऐसा सवाल पूछे जाने पर कि आपने इसके पहले जब आप सत्ता में थे तब इस सवाल को इस तरह से क्यों नहीं प्रतिनिधित्व दिया जैसा आज आप देना चाहते हैं, तो स्वीकार कर रहा है कि हमसे गलती हुई। दूसरी ओर बीजेपी है जो जिसका जो वैचारिक आधार है वो आरएसएस से आता है। आरएसएस प्रमुख इधर कई बार, पहले तो वो भी दूसरी बात बोलते थे, लेकिन इधर वो बोले हैं कि जिन्हें आपने सैकड़ों सालों से जिन पर अत्याचार किए, जुल्म किए, उनको अभी 200 साल तक रिजर्वेशन की जरूरत है तो मिलेगा, और रिजर्वेशन को ऐसे कोई नहीं हटा सकता, और वगैरह वगैरह। प्रो रिजर्वेशन बात कर रहे हैं, जाति जनगणना, प्रो जाति जनगणना तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन प्रो रिजर्वेशन बात बड़े खुल के कही उन्होंने। तो इसका मतलब बीजेपी जो दूसरी राष्ट्रीय पार्टी इस समय है, जिसको करीब 23-24 करोड़ वोट इस देश में मिल रहे हैं, पिछले चुनाव में मिले हैं, और जो 10 राज्यों में स्वयं या अपने समझौतों के साथ सरकार में है, उसमें भी एक हद तक इस सवाल की स्वीकृति है, या कम से कम वो इसके राजनीतिक निहितार्थ को समझने की जो उनका भी थिंक टैंक है वो समझ रहा है इसको, इस खतरे को।
अब गलती उनकी ये हो गई है कि जो उन्होंने स्टैंड ले लिया है अभी चुनाव से पहले तक का, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो वहां वो गोलमोल थे, गोलमोल है। अब बिहार में उनकी जो यूनिट है वो तो जाति जनगणना के पक्ष में है, लेकिन जो उनकी राष्ट्रीय यूनिट है वो जाति जनगणना के सवाल से भागना चाहती है, गोलमोल रहना चाहती है और उसकी जगह सनातन वगैरह पर जाना चाहती है, धार्मिक सवालों पर ले जाना चाहती है। इसमें मुझे लग रहा है बीजेपी थोड़ा सा कठिनाई में पड़ रही है धीरे धीरे। हालांकि उसके पास एक दूसरा दांव है, वो ये करती है कि इस सवाल को कभी भी बहस में देश में न बन पाए, इसलिए दूसरे चीजें पैदा करती रहती है। जिस दिन बिहार की रिपोर्ट आई उसके अगले दिन वो न्यूज क्लिक वाला मसला आ गया सामने, और अनेक पत्रकारों को जिनका काफी बड़ा दर्शक वर्ग है, समर्थक वर्ग है, फॉलोअर्स है, उन सबको उठा के स्पेशल सेल के थाने में ले जाया गया। बाद में उनसे कथित पूछताछ करके छोड़ दिया गया, लेकिन केस में उनका नाम दर्ज है और केस बहुत बड़ा लगा हुआ है, जो टेररिस्टों पे लगता है वो केस लगा के उन्होंने किया। तो खबर उससे बदली, उस दिन की खबर जाति जनगणना न होके वो गई। अगले दिन उन्होंने संजय सिंह को पकड़ लिया, पता नहीं कहां से एकाएक इल्हाम हुआ कि सारा जो ये कथित शराब घोटाला है उसके सूत्रधार संजय सिंह निकल आए, पता नहीं कहां से। अब फिर संजय सिंह का मामला चला। अब वो रोज कुछ नई उनको चीज चाहिए जिससे इस बात पर बात ना हो। ये वो चाहते हैं कि जिससे चुनाव तक वो चले जाए। उसमें एक और उन्होंने निकाल दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन, और उसकी एक कमेटी भी बन गई, एक पुराने राष्ट्रपति को उसके लिए नियुक्त भी कर दिया गया, और अभी हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों के लिए चुनाव का नया ऐलान हो गया। तो ये सब शगुफेबाजी डायवर्जन की हो रही है, लेकिन इसके केंद्र में जाति जनगणना का ही सवाल है। लेकिन अब जब कांग्रेस ने इसको इतने प्रमुख ढंग से ऐसे मौके पर रख दिया है कि जब इनके ज्यादातर अस्त्र यूज तो हो रहे हैं लेकिन वो यूज होके बहुत दिन नहीं चल पा रहे, चाहे संजय सिंह की गिरफ्तारी का सवाल हो या न्यूज क्लिक के पत्रकारों का ही सवाल हो, 1 दिन 2 दिन की खबर तो वो है, लेकिन वो लिंगर नहीं कर सकते। ये सवाल बहुत बड़ा है, ये एक सामाजिक सवाल है। हमारे देश का आधे से ज्यादा समाज जो है वो इन जातियों के, पिछड़ी जातियों के नीचे आता है। करीब 25% समाज जो है दलित और आदिवासियों में आ जाता है, और बाकी जो लोग बचते हैं उसमें से धार्मिक अल्पसंख्यक अगर निकाल दिए जाए तो फिर बहुत 14-15% देश में या 16% आबादी ऐसी है जो सवर्ण आबादी है, और जिसके लोग चाहे वो जहां भी निशाना लगाएंगे वही मिलेंगे। उन्होंने इस बार पत्रकारों को कटघरे में खड़ा किया, संसद में उन्होंने सेक्रेटरीज का नाम लिया था, अगर वो जुडिशरी का नाम ले लेते तो वहां से भी वही सब गिरता, अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का नाम लेते कौन वाइस चांसलर है तो उसमें भी वही सब निकलता। ये तो सच्चाई है हमारे समाज की, एक निर्मम सच्चाई है, और इससे हमने इसको ठीक करने का काम उस तरह से ईमानदारी से नहीं किया है, ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है। तो अगर ये एक राजनीतिक सवाल राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी पार्टी बनाती है जिसके पास सांगठनिक उपस्थिति लगभग सारे देश में और दूसरे नंबर की मतदाता समर्थक उपस्थिति अभी है, और जिसका अतीत सबसे पुराना है, और जिसके नेता को अभी एक ऐतिहासिक काम करने की वजह से फिर से नोटिस में ढंग से लिया जा रहा है 4000 किलोमीटर की यात्रा के बाद, तो ये सवाल बड़ा होना ही होना है, और ये सवाल अब अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। अब ये राष्ट्रव्यापी सवाल बनेगा। इसे कितनी धीमी आंच कर दी जाए, इसकी कितना ही इस पे पानी डालने की कोशिश की जाए, ये रुकेगा नहीं, ये सवाल बड़ा होगा, और ये सीमाओं में नहीं रहेगा, ये राष्ट्रीय सवाल बनेगा, और इसको हल करना पड़ेगा, समाज को इसका उत्तर देना पड़ेगा, और जरूर आने वाले दिनों में जो भी आएगा वो इसके दबाव में होगा। अब हम देखेंगे कि बीजेपी इसके दबाव में चुनाव के दौरान क्या क्या कहती है, क्या क्या करती है, वो उसके कहने करने से हम इस दबाव को महसूस कर सकेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने तो अब इस पे पूरी ताकत लगा दी, और इसके आधार पर पैदा हुई पार्टियों के लिए तो कोई भागने का विकल्प है नहीं। वो बिहार की पार्टियां हो, उत्तर प्रदेश की पार्टियां हो, तमिलनाडु में काम कर रही पार्टियां हो, या अन्य पार्टियां हो जिनमें ये कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से हैं। क्यों कहा जाता है? वो इस ताकत को जानते हैं, इसलिए उसका जिक्र करते हैं। वो जिक्र करते हैं कि मध्य प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री जो मामा जी हैं 18-20 साल रहे हैं, वो पिछड़ी जाति से हैं। इसका जिक्र वो लोग करते रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसका उपयोग करते रहे हैं। जो इनकी बातों में बिखराव है, जैसा अभी एक पूर्व वक्ता ने बताया, कुशवाहा समाज है, ये मल्लाहों का समाज है, नाविक और केवट जो कहलाते हैं,
इन सब की एक बड़ी संख्या है हमारे आबादी में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। मुसलमानों की अपनी पिछड़ी जातियां हैं, उनकी भी बड़ी संख्या है, और मुसलमानों की बहुत थोड़ी सी आबादी है जो हमारे सवर्णों से मिलती जुलती है, उसी से कन्वर्ट होके बनी है या बाहर से आके थोड़ी बहुत बनी है। तो वो एक थोड़ी सी, ये सारी आबादी मिलके बहुत छोटा हिस्सा बनाती है। लेकिन ये सही है कि समाज का संचालन करने की जो व्यवस्था हमारी है उसमें उनकी भागीदारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और उसको वो छोड़ना भी नहीं चाहते। ये द्वंद्व तो है हमारे समाज में। अब इसको अगर कोई इस स्तर पर, जैसे आज ये उठ गया है, तो ये कहीं न कहीं उस स्तर पर जाएगा जहां ये राजनीतिक फैसले भी बदलेगा और सामाजिक फैसले भी देर सवेर बदलेगा ही बदलेगा। अब इसमें भागने के विकल्प सीमित हो गए। पहले जिन लोगों ने इस मुद्दे को बड़ा बनाया, उनके पास ये दोनों चीजें नहीं थी। न उनके पास कोई राष्ट्रव्यापी उनकी सांगठनिक उपस्थिति थी, और न उनकी ऐसी कोई राष्ट्रव्यापी स्वीकार्यता तब बची थी जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, यानी वीपीसी। तो लेकिन अब जो लोग उठा रहे हैं उनका ये सब है, ये उनके साथ ये सब शामिल है, तो ये फर्क आएगा। अब रही बात, आपने जो दूसरा सवाल उठाया कि जब मिजोरम में जाएंगे तो मणिपुर से कैसे पिंड छुड़ाएंगे, बहुत मुश्किल की बात है। देख, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री में ये कलाकारी है, वो चीजों को बिना ट्वीट किए मणिपुर पर इतने दिन तक चले, एक आध दिन एक आध सेंटेंस बोले, लेकिन इसके बावजूद उनके पास मीडिया में ऐसी सामर्थ्य है कब्जे की, सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी फौज है, एक बहुत बड़ा दल है, केंद्र की सरकार उनके पास है, और उन्होंने ऐतिहासिक रूप से अपने को विज्ञापित किया है। मेरे ख्याल से जितने प्रधानमंत्री हमारे पूर्ववर्ती रहे हैं, इन प्रधानमंत्री से अगर उनके सबके अपने प्रचार पर किए गए खर्च को कहीं कोई अध्ययन करके इकट्ठा करे और हमारे प्रधानमंत्री को विज्ञापित करने पर हुए खर्च को उसके पलड़े में अगल बगल रखे, तो मुझे लगता है तब भी इनका परिणाम उससे भारी होगा। क्योंकि सारे मंत्रिमंडल के, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सारे मंत्रिमंडल के बजट, खुद प्रधानमंत्री कार्यालय का सारा बजट, तमाम हमारे जो राष्ट्रीय उपादान हैं, विभिन्न राष्ट्रीय कंपनियां हैं जो सरकारी हैं, उनके भारी भारी बजट, और उन राज्य सरकारों के जहां इनकी अपनी पार्टी की सरकारें हैं और जहां ये समझौते में है, इनके अधिकांश बजट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के प्रचार पर खर्च होते हैं। नतीजा ये होता है कि आप का कोविड सर्टिफिकेट हो तो उसमें भी प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे होते हैं, आप किसी पेट्रोल पंप पर जा रहे होते हैं तो उज्ज्वला योजना को लेके वो मुस्कुरा रहे होते हैं, किसी भी स्थल पर आप जाएं, किसी भी देश के कोने पे जाएं, आपको प्रधानमंत्री पीछा करते हुए आपको मिलेंगे, आप उनसे निवृत्त नहीं हो सकते। इतना उन्होंने अपना प्रचार किया और कराया है। इस ताकत के बल पर वो कई बार एकदम ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन वो फिलहाल उस सभा में उसका अस्तित्व पैदा करके चले आते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष हम कितने आईआईटी और आईआईएम खोल रहे हैं, और उसके बाद संसद में उनकी पार्टी ने जवाब दिया, उनकी सरकार ने जवाब दिया कि पिछले 5 वर्षों में हमने एक भी नहीं खोला। लेकिन उस दिन तो वो बेच आए ना कि मैंने हर साल आईआईटी आईआईएम की बाढ़ लगा दी है। तो ऐसा ही कुछ वो करके वहां से लौट आएंगे, बाद में आप कार्यक्रम करेंगे और हम भी अपना कार्यक्रम करेंगे और उसमें उसकी आलोचना कर देंगे, बस इतना। लेकिन जो उनकी बातें हैं, जो लाखों लोग बल्कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उनकी बातों को सही समझते हैं, या जो उस पे व्हाट्सएप पर जो कुछ संदेश आते रहते हैं दिन भर, कंटेंट जनरेट उनके मंडल द्वारा किया जाता है, उसको अंतिम सत्य समझते हैं। बहुत सारे रिटायर्ड लोग जो टेलीविजन चैनलों के सामने बैठ के अपने बुढ़ापे के आखिरी दिन गुजार रहे हैं, वो उस टेलीविजन चैनल पर आए हुए तथ्यों को सत्य समझते हैं। उसके जरिए उनकी उपस्थिति देखिए सब जगह बनी रहेगी। उसमें हम आप क्या कर सकते हैं? अब हम आप तो यही कह सकते हैं कि लोग अपने विवेक का निर्णय करें, आलोचनात्मक विवेक का प्रयोग करें और तथ्य और सत्य तक जाएं। जी।